Hi guys, this is Anjum Malik. Hope you all doing well. So this is our second video about impressionism and इसमें हम नेक्स्ट जो टर्म है हमारी पोस्ट इम्प्रेशनिज़म उसके बारे में बात करेंगे कि पोस्ट इम्प्रेशनिज़म का इंट्रोडक्शन कैसे शुरू हुआ, क्या हिस्ट्री थी उसकी शुरू होने के पीछे, कौन कौन से इसमें आर्टिस्ट हैं उनका थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको बताऊंगी, क्या स्पेशलिटी है पोस्ट इम्प्रेशनिज़म की उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये और जो आर्ट मूवमेंट है उनसे इसे अलग करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो वीडियो को आगे ले जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और इसी तरह आपको वीडियोस मिलती रहें आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको नॉलेज मिली हो इस वीडियो की वजह से, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो पोस्ट इम्प्रेशनिज़म है वो शुरू कब हुआ? वो शुरू हुआ 1890 में, यानी 1890 में। सो पोस्ट इम्प्रेशनिज़म और इम्प्रेशनिज़म में जो एक मेन डिफरेंस है जिसकी वजह से हम इसे अलग कर सकते हैं, कह सकते हैं, वो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो इम्प्रेशनिज़म है उसमें जो आर्टिस्ट थे वो आउटर जो ब्यूटी थी, लाइक लैंडस्केप है या कोई सीन दिख रहा है, आम तौर पर आम लाइफ चल रही है, कोई लेडी काम कर रही है, इस तरह के सीन्स को वो नेचुरल जो लाइट होती थी उसको रिप्रेजेंट करते थे, उस तरह के सीन्स को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। लेकिन पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में क्या था कि वो अपनी जो इनर फीलिंग्स थी, यानी कि हम अंदर से क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, अपनी बात को एक तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश इस जो एरा है इसमें की गई है। राइट, कि आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं उनको बताने की कोशिश की गई है सब्जेक्टिव तरीके से, अलग अलग सिंबल्स का यूज़ करके। तो ये जो फैक्टर है ये इस मूवमेंट को बाकी अदर मूवमेंट से या इम्प्रेशनिज्म से डिफ़र करता है, अलग करता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे शुरू हुआ। किसी भी चीज़ के शुरू होने से पहले कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, वो कैसे शुरू हो रहा है, क्या वजह है उनकी, उन वजहों को हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ क्या है कि 1910 में रॉजर फ्राई, यानी ROGER, रॉजर FRI फ्राई, ये एक आर्ट क्रिटिक थे, आर्ट हिस्टोरियन थे और साथ ही साथ क्यूरेटर भी थे, जिन्होंने इस आर्ट स्टाइल को पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का नाम दिया। इन्होंने अपने एक ऐसे एस्थेटिक्स में एक्सप्लेन किया है कि जो इनर फीलिंग है उनको एक्सप्रेस कैसे किया जाए, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आर्ट वर्क में। कोई भी एक आर्टिस्ट बाहर की जो चीज़ें दिख रही हैं उनको एक्सप्रेस करना, उनको बनाना बहुत इजी है, कॉपी कर देना बहुत इजी है, लेकिन अपनी इनर फीलिंग्स को कैनवस पे उतारना या किसी आर्ट वर्क के थ्रू दिखाना, दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड डिफ़िकल्ट टू। सो इन्होंने अपने उस ऐसे में ये चीज़ बताई। उसके बाद जिन कलाकारों ने इम्प्रेशनिज्म को नहीं अपनाया, उस शैली को नहीं अपनाया और अपनी एक नई शैली खोजने का प्रयास किया, एक नया तरीका स्टार्ट करने की कोशिश की गई, उन आर्टिस्ट में से जैसे सेजान थे, वैन गॉग थे, सोरत थे, गॉगिन थे, इन्होंने एक नया आर्ट स्टाइल, नया आर्ट फॉर्म ढूंढने की कोशिश की। सेजान, वैन गॉग तथा गॉगिन की जो कला है, जो आर्ट है, उसको पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के नाम से जाना गया और सौरा की जो शैली थी उसे न्यू एक्सप्रेशनिज्म के नाम से जाना गया, जिसे बाद में पॉइंटलिज्म भी कहा जाने लगा था। पॉइंटलिज्म के नाम से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। सेजान की जो काम करने का तरीका था वो आकार पे और रचनाओं के चित्रण पे ज़्यादा बल देते थे। इससे प्रेरणा पाकर जो मॉडर्न आर्टिस्ट थे उन्होंने क्यूबिज्म का जन्म हुआ। एक तरीके से सेजान के जो काम हैं उनसे प्रेरणा लेकर मॉडर्न आर्ट में जो क्यूबिज्म शुरू हुआ है वो इस आर्ट जो वर्क है उसी का जन्मदाता एक तरीके से माना जाता है सेजान को।
और जो वैन गॉग का काम करने का तरीका था, उसने एक्सप्रेशनिज्म को जन्म दिया। जो गोगा की शैली थी, उसने फॉविज़्म को जन्म दिया। तो मतलब आप ये देख सकते हैं कि एक बहुत थोड़े समय तक चलने वाला एक आर्ट मूवमेंट, उसका हर एक आर्टिस्ट अलग अलग एक आर्ट मूवमेंट को जन्म देने की हिम्मत मतलब ताकत रखता है। उनके आर्ट वर्क में इतना ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि इतना सब कुछ था, इतना सारा, आप कह सकते हैं कि इमोशंस थे, इतनी क्रिएटिविटी थी, इतना डिफरेंट क्रिएशन था कि उन्होंने 3 अलग अलग आर्ट मूवमेंट्स को जन्म दिया। ओके एंड गाइस, वीडियो आगे ले जाने से पहले मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे इसी तरह और अच्छी वीडियोस के लिए प्लीज़ मुझे आप मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, और साथ में जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें भी क्लियर करने के लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, आगे हम बात करेंगे पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके बारे में। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक मेन निकल कर आता है वो है एवोकेटिव कलर्स। एवोकेटिव का मतलब होता है विचारोत्तेजक, यानी कि जिन पर जो कलर यूज़ किए गए हैं उन पर प्रॉपर विचार करके, यानी कि प्रॉपर सोच कर वो कलर लगाए गए हैं। ऐसे नहीं कि जो कलर दिख रहा है, जैसे इम्प्रेशनिज्म में होता था कि जैसे दिख रहा है वैसे कलर्स लगा दिए, नहीं, उस हर एक कलर का एक अपना मतलब है, एक अपनी फीलिंग है, तो वैसे कलर्स को यूज़ किया गया है। यानी कि जो इनकी कलर पैलेट थी वो आर्टिफिशियल कलर पैलेट ये लोग यूज़ करते थे, ना कि उन्हें लाइट दिखाने में कोई इंटरेस्ट था कि नेचुरल लाइट कैसे हम दिखा सकते हैं, या हम अपने जो आर्ट वर्क है उसमें जो एक्चुअली सीन हो रहा है, सीन प्रेजेंट है, उसको दिखाने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो लोग बेसिकली अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन को अपने आर्ट वर्क के थ्रू दिखाने की कोशिश करते थे। और उसी तरह के कलर्स, लाइक अगर ब्लू यूज़ कर रहे हैं तो ब्लू यूज़ करने के पीछे क्या फीलिंग है, अगर वो रेड यूज़ कर रहे हैं तो रेड यूज़ करने के पीछे क्या फीलिंग्स हैं, तो उस तरह से उन्होंने कलर्स को यूज़ किया है। ठीक है, सेकंड जो हमारा नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इमोशनल सिंबल। जैसे मैंने आपको बताया कि हम आर्ट वर्क में जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं, तो उन्होंने इमोशनल सिंबल्स का यूज़ किया है कि किस सिंबल का क्या मतलब है। वो एक आर्टिस्ट बहुत अच्छे से उन्होंने उस चीज़ को अपने काम में उतारने की पूरी पूरी कोशिश की है। सिंबल्स के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई है अपने आर्ट वर्क के थ्रू। उन्होंने विजुअली ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश नहीं की अपने आर्ट वर्क को, एस्थेटिकली अप्रोच नहीं है उनकी। वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो आपसे एक कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अपने आर्ट वर्क के थ्रू। वो चाहते हैं, मतलब आर्टिस्ट जो है वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है अपने आर्ट वर्क, अपने कलर्स, अपने ब्रश स्ट्रोक्स के थ्रू, राइट। एंड थर्ड जो इसका पॉइंट हम बता सकते हैं वो ये बता सकते हैं कि जो इनके ब्रश स्ट्रोक्स थे वो बहुत ज़्यादा बोल्ड ब्रश स्ट्रोक्स थे, एंड डिफरेंट वाइब्रेंट कलर्स के साथ ये लोग काम कर रहे थे, और बहुत ही रिदमिक ब्रश स्ट्रोक्स हैं। कहीं कहीं पर बहुत मिक्स करके भी कलर लगाया गया है, कहीं पर डायरेक्ट कलर लगाया गया है। ठीक है, तो ये आप इनके जब आप आर्ट वर्क देखेंगे, मैंने इसमें आर्ट वर्क भी डाले हैं कुछ, जैसे वैन गॉग का आर्ट वर्क है तो आप उसको ध्यान से देख सकते हैं, स्टारी नाइट, राइट। उसमें प्रॉपर दिखाया गया है कि जो कलर्स का फ़्लो है, जो ब्रश स्ट्रोक्स का फ़्लो है, और जो कलर्स यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही डिफरेंट कलर्स हैं, वो बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स हैं, राइट। तो उस चीज़ को हम कैरेक्टरिस्टिक उसके बताएंगे कि इस तरीके से वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिस्टिंक्टिव ब्रश स्ट्रोक्स। जो ब्रश स्ट्रोक्स थे उनके बहुत ही डिफर ब्रश स्ट्रोक्स थे, बोल्ड, राइट। मतलब जो काम दिखाने के लिए जैसे जो फीलिंग्स आ रही हैं वो ब्रश स्ट्रोक्स को भी उसी फील के साथ वो लोग यूज़ कर रहे थे कि अगर आपको बहुत एग्रेशन दिखाना है तो ब्रश स्ट्रोक्स के ज़रिए वो नज़र आएगा। अगर आपको इमोशन दिखाने, फीलिंग्स दिखानी है तो वो ब्रश स्ट्रोक में वो नज़र आ रहा है। वो एक रफनेस हो या सॉफ्टनेस हो, वो ब्रश स्ट्रोक्स में नज़र आ रही है। तो अपनी क्या फीलिंग उस वक्त चल रही है वो उसमें नज़र आ रहा है।
ओके गाइज, सो अगर अभी इस वीडियो में कुछ भी आपको ऐसी चीज़ है जो आपको ठीक से क्लियर नहीं हुई है या आप दोबारा जानना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस चीज़ को भी मैं क्लियर कर दूँगी। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि इसके बाद जो भी इसमें आर्टिस्ट थे पोस्ट इम्प्रेशनिज़म में, उसके बारे में भी हम पर्टिकुलर हर आर्टिस्ट के बारे में और हर आर्टिस्ट के कम से कम 2 से 3 आर्ट वर्क के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। ओके, सो गाइज़, आप लोगों को कोई भी अगर परेशानी आई हो या कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा।